हेलो एवरीवन। हेलिना क्या है? पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिराया गया था वो किस प्लेन से गिराया गया था, किस बॉम्बर से गिराया गया था? दूसरा कहाँ गिराया गया था, उसका क्या नाम था? या फिर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? कारगिल पर एक किताब लिखी गई है, अभी उसके राइटर कौन है? तो आइए इन सब सारी बातों पर बात करते हैं आज हम लोग इस सेशन में। एमसीक्यूज जो कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पर है, उस पर बात करते हैं। तो इस सिलसिले में ये पहला जो हमारा क्वेश्चन है, नेम ऑफ द बॉम्बर एयरक्राफ्ट विच ड्रॉप द फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब एट हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर जो पहला न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था वो किस बॉम्बर प्लेन से गिराया गया था? उस प्लेन का नाम क्या था? F-17, B-52, B-29 या सैबर जेट? ये सारे प्लेन्स के नाम है। F-17 फाइटर प्लेन है, B-52 बॉम्बर है, B-29 भी बॉम्बर है, सैबर जेट भी अमेरिका का ही प्लेन पहले था। तो इसका सही जवाब है B-29। B-29 बॉम्बर से इसको गिराया गया था। आप लोग जानते ही हैं कि ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बार न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया है, आज तक यूज़ किया गया उसको। पहला गिराया गया था हिरोशिमा पर, और ये जो बॉम्ब गिराया गया था B-29 से, इसका नाम दिया गया था, कोड नेम था लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को गिराया गया था उसको जानते हैं क्या कहा जाता था? फैट मैन। उसका नाम दिया गया था फैट मैन। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे। उसका इम्पैक्ट आज भी लोगों को पता है क्या हुआ था और आज तो बहुत सारे, उस समय अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब था और कुछ डेवलप हो रहा था बहुत जगह। आज तो बहुत सारे देशों के पास है, भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया, और क्लैंडस्टाइनली चोरी चुपके और भी बहुत जगह बनाए जा रहे हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया का भी नाम आता है, इजराइल का भी नाम आता है, ईरान का भी नाम आता है। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन B-29, ऑप्शन सी। विच कंपनी टॉप्स द लिस्ट इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 इन 2023? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 ने 2023 में किस कंपनी को नंबर 1 पे रखा है? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 जो है ये हर साल दुनिया के टॉप 500 कंपनीज का चुनाव करती है। उनके कितने रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या टोटल बिजनेस है, उसके बेसिस पर दुनिया की टॉप 500 कंपनी का लिस्टिंग ये लोग करते हैं। तो इसमें नंबर 1 पर कौन है 2023 में? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, सीयर्स या वॉलमार्ट? ये सारी अमेरिका की कंपनियां हैं। अमेजन आप लोग जानते हैं ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी, काफ़ी बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी बड़ी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह से। सीयर्स जनरल स्टोर है, बहुत बड़ा उसका चेन है, जैसे इंडिया में रिलायंस रिटेल वगैरह है। और वॉलमार्ट भी उसी तरह का जनरल स्टोर का चेन है, बहुत बड़ा चेन है। लेकिन ये सबसे नंबर 1 पर जो है ये है वॉलमार्ट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये पिछले 10 सालों से फॉर्च्यून 500 जो है ये 1955 से चल रहा है, और ये पिछले 10 सालों से वॉलमार्ट नंबर 1 पर विराजमान है। नंबर 2 पर अरामको कंपनी है, जो कि सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी है। जैसे भारत में ONGC वगैरह है, वैसे अरामको सऊदी अरेबिया की है, बहुत बड़ी तेल की कंपनी है। और तीसरे नंबर पर है स्टेट ग्रिड। और जानते हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी इसमें कौन आती है? रिलायंस, जो कि 88th पोजीशन पर है, 88वें नंबर पर। टॉप 87 में भारत की कोई कंपनी नहीं है। तो समझिए कि हम लोग कहाँ वर्ल्ड में इस मामले में रैंक कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वॉलमार्ट। नेम ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी हु रिसेंटली गॉट एन एक्सटेंशन फॉर अनदर 1 ईयर। अभी हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव का एक्सटेंशन किया गया है 1 साल के लिए, तो उनका नाम क्या है? हर्ष सिंगला, अमित खरे, राजीव गौबा या RK सिंह? तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होते हैं? ये भारत के नंबर 1 ब्यूरोक्रेट होते हैं, सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट कैबिनेट सेक्रेटरी माने जाते हैं। ये जितने डिपार्टमेंट हैं सब में सेक्रेटरी होते हैं, उन सभी के ऊपर ये होते हैं, और ये सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। एक तरह से समझिए तो ऑफिशियली ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र के रूप में भी काम करते हैं। और कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस कहाँ होता है मालूम है? ये प्रेसिडेंट हाउस देखते होंगे, राष्ट्रपति भवन, तो सामने ऐसे और दोनों तरफ से ऐसे निकला हुआ, तो एक तरफ जो है ना वो कैबिनेट सेक्रेटरी का ऑफिस होता है। और ये
दिया गया है राजीव गौबा को एक्सटेंशन, अभी 1 साल का एक्सटेंशन फिर दिया गया है। और ये एक्सटेंशन मिलने के बाद ये अब तक के सबसे लंबे सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी हो जाएंगे। अभी तक इतना लंबा टेन्योर किन्हीं का नहीं रहा। और राजीव गौबा के बारे में बता दें, ये 1982 बैच के आईएएस हैं और ये टॉप 10 में थे आईएएस में, जहाँ तक हमें याद है वो टॉप 5 में ही थे वो। तो ये उस समय बिहार और झारखंड अलग नहीं था, तो बिहार कैडर में इन्होंने ज्वाइन किया था। बाद में जब झारखंड अलग हो गया 2000 में, तो ये झारखंड कैडर इन्होंने ऑप्ट किया। ये झारखंड के चीफ सेक्रेटरी भी रहे और ये होम सेक्रेटरी भी थे। और इनके बारे में ये फेमस है कि जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया गया कश्मीर में, तो उसके मेन पायनी ये बनाने वाले वही थे। इसको मॉनिटर करना और सब कुछ करना, उसके आर्किटेक्ट इन्हीं को माना जाता है। तो ऑप्शन सी राजीव गौबा। हेलिना is an air to surface missile system developed by DRDO. DRDO means Defense Research and Development Organization and to be launched by helicopter is also known as. अभी हाल ही में DRDO ने एक मिसाइल हेलिना के नाम से डेवलप किया है, जो कि हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाएगा। एयर टू सरफेस मिसाइल है। तो इसका क्या नाम है? सभी मिसाइल का अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे अग्नि मिसाइल है, नाग है, तो इसका क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, अग्निबाण या ध्रुवास्त्र? तो इसका नामकरण किया गया है ध्रुवास्त्र के रूप में, ऑप्शन डी। What is the name of index which has been launched by the IMD? IMD means Indian Meteorological Department to provide information on the effect of humidity on high temperature. IMD ने अभी हाल ही में एक इंडेक्स लॉन्च किया है जिसका ये काम है कि पता लगाएगा कि ह्यूमिडिटी का इफेक्ट हाई टेम्परेचर पर क्या होता है। तो उस इंडेक्स का नाम क्या है? हीट इंडेक्स, ह्यूमिडिटी इंडेक्स, वेट इंडेक्स या पर्सपिरेशन इंडेक्स? तो इसका सही जवाब है हीट इंडेक्स, ऑप्शन ए। ये हर दिन 2:30 बजे, दोपहर के 2:30 बजे ये मापेगा कि इसका जो इफेक्ट, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट हीट पर क्या पड़ रहा है। और वो 4 कलर में रहेगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ग्रीन जो रहेगा वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे का, और उसके ऊपर जो रहेगा अप टू 45 डिग्री तक, दैट विल बी येलो। ऑरेंज होगा बिटवीन 45 एंड 55, और रेड होगा एबव 55 डिग्री सेल्सियस पर उसका क्या इफेक्ट है ह्यूमिडिटी का, तो उसको मापेगा वो हीट इंडेक्स। नेम ऑफ द वीज़ा विच इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फॉर फॉरेन नेशनल्स सीकिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट। भारत ने अभी हाल ही में एक वीज़ा लॉन्च किया है जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भारत में आकर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं फॉरेनर्स, उनके लिए। तो उस वीज़ा का नाम क्या है? मेडिकल वीज़ा, लीजर वीज़ा, आयुष वीज़ा या योगा वीज़ा? तो ये आयुष वीज़ा है, ऑप्शन सी। अब वीज़ा होता क्या है कि आप लोग पासपोर्ट सुनते होंगे, वीज़ा सुनते होंगे। पासपोर्ट जो होता है, आप जिस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री आपको इशू करती है, जहाँ के सिटीजन है वो कंट्री आपको इशू करती है कि आप बाहर विदेश जा सकते हैं, आपको देश छोड़ने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए पासपोर्ट इशू किया जाता है। और वीज़ा इशू किया जाता है जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वो कंट्री आपके लिए इशू करती है वीज़ा। जैसे आपके पास मान लीजिए भारत का पासपोर्ट है, दैट मीन्स कि आपको भारत सरकार ने बाहर जाने के लिए अलाउ कर दिया है, आप जा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो अमेरिका जो है वो आपको वीज़ा इशू करेगी कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। और वीज़ा में बहुत तरह की कैटेगरी होती है, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, इस तरह की कैटेगरी होती है। सब में अलग अलग क्राइटेरिया होता है, देखा जाता है कि किस क्राइटेरिया में ये अप्लाई करें तो उनके लिए क्या क्या पॉइंट्स देखना है। तो इसीलिए भारत में अभी जो इशू किया है, भारत ने शुरू किया है, दैट विल बी कॉल्ड आयुष वीज़ा। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आ सकेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, टूरिस्ट के लिए आते हैं, तो इसका नाम होगा आयुष वीज़ा, ऑप्शन सी। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ एक्सिस बैंक? एक्सिस बैंक का हेड क्वार्टर्स कहाँ है? प्राइवेट बैंक्स में HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, ये सब सारे, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सब बड़ी बड़ी बैंक है भारत में। तो उसमें एक्सिस बैंक का हेड क्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली, मुंबई, गुलबर्गा या चंडीगढ़? तो इसका हेड क्वार्टर्स मुंबई में है, ऑप्शन बी। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल एंड रेवेन्यू माइनस टोटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसीट प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस अदर रिसीट्स इज टर्म्ड एज। ये गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल, रेवेन्यू और टोटल रिसीट जो होता है गवर्नमेंट का,
रेवेन्यू रिसीट, रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस अदर रिसीट, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है माइनस, उसको क्या कहा जाता है? बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या कैपिटल डेफिसिट? तो इसको पहले समझिए कि बजट डेफिसिट क्या होता है। बजट डेफिसिट होता है बजट में जो अनाउंस किया जाता है, आप देखते होंगे हर साल 1 फरवरी को भारत में अभी बजट अनाउंस किया जाता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हमको क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना हमारे पास पैसा आएगा और हम कितना पैसा खर्च करेंगे किस किस पे। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड बजट डेफिसिट, कि हमने इतना प्रोजेक्शन किया और इतना खर्च होगा, तो वो बजट डेफिसिट होता है। रेवेन्यू डेफिसिट कि आपका रेवेन्यू अर्निंग क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो रेवेन्यू अर्निंग से क्या मतलब है? रेवेन्यू अर्निंग होता है या एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जैसे कि कोई एसेट आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, डे टू डे एक्सपेंडिचर है, जैसे पेंशन पेमेंट है, सैलरी पेमेंट है, सब्सिडी है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के लिए। और रेवेन्यू अर्निंग टैक्स वगैरह से जो आ रहा है वो सब रेवेन्यू अर्निंग है। तो उसका जो डिफरेंस होता है नॉर्मली दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। और ये फिस्कल डेफिसिट होता है जो हमने अभी ऊपर में ये पूछा आपसे, ये फिस्कल डेफिसिट होता है। इसमें कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें आप एसेट क्रिएट करते हैं, जैसे रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, या और भी कोई इस तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो प्लस रेवेन्यू रिसीट अभी जो हमने आपको बताया, तो ये दोनों मिलाकर क्या एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का और टोटल रिसीट गवर्नमेंट का क्या है। तो इसका जो गैप है नॉर्मली हमेशा एक्सपेंडिचर रिसीट से ज़्यादा रहता है, तो उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। और ये जानने के लिए ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो जैसे मान लीजिए 10 रुपये आप खर्च कर रहे हैं और आपके पास अर्निंग 8 ही रुपया है, तो 2 रुपये आप कहाँ से लाएंगे? कहीं से उधार लेना होगा, वही बोरोइंग, उसके लिए ये किया जाता है फिस्कल डेफिसिट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 ग्लोबल समिट हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2023? अभी हाल ही में भारत में सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस 2023 आयोजित किया गया था जुलाई में। ये कहाँ, किस शहर में किया गया था? न्यू दिल्ली, गांधीनगर, गोवा या बेंगलुरु? तो ये गांधीनगर में किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। और ये सेमिकॉन कॉन्फ्रेंस क्या था? ये दूसरा कॉन्फ्रेंस था, ये पहला 2022 में हुआ था। इसमें था कि सेमीकंडक्टर आज का जो रिक्वायरमेंट है, भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को न्योता दिया गया था, जैसे फॉक्सकॉन हो गया, IBM हो गए, सभी लोग आए थे, पार्टिसिपेट किए। और उन लोगों को ये बुलाने का मकसद ये था कि आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, सेमीकंडक्टर या चिप बनाने में आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और उसी के लिए ये इसको उसी को मद्देनज़र ये चीज़ को लॉन्च किया गया था, आयोजित किया गया था। विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पॉकेट साउंड बॉक्स फॉर इंस्टेंट पेमेंट अलर्ट्स? आप लोग जाते होंगे, पेमेंट करते होंगे UPI से, ये QR कोड को आपने स्कैन कर लिया और पेमेंट कर दिया जैसे ही, तो सामने देखते होंगे शॉप्स में एक साउंड बॉक्स छोटा सा रखा रहता है, उससे आता है कि वी हैव रिसीव्ड पेमेंट ऑफ 100 रुपीज़, आता है ना। तो वही अब वो चूँकि बड़ा रहता है, वो एक तरह से साउंड बॉक्स रहता है। अब एक कंपनी ने, निम्नलिखित में से एक कंपनी ने लॉन्च किया है छोटा पॉकेट साउंड बॉक्स टाइप का, ATM कार्ड टाइप का, जो कि पॉकेट में रहेगा। तो ये किस कंपनी ने किया है? पेटीएम, ICICI बैंक, HDFC बैंक या SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो ये पेटीएम ने इसको लॉन्च किया है, ऑप्शन ए। Which mutual fund has completed the acquisition of IDBI mutual fund schemes? IDBI म्यूचुअल फंड स्कीम को अभी किस दूसरी कंपनी ने, म्यूचुअल फंड ने उसको टेक ओवर कर लिया है, अपने आप में पूरा एक्वायर कर लिया है? SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस बैंक या LIC म्यूचुअल फंड? तो पहले समझिए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। आप लोग देखते होंगे शेयर मार्केट में लोग शेयर खरीदते हैं, रिलायंस का शेयर खरीद लिया, टिस्को का खरीद लिया, टेल्को, टाटा मोटर्स का खरीद लिए, TCS का खरीद लिए, स्टेट बैंक का खरीद लिए, शेयर होता है ना शेयर मार्केट में। लेकिन सभी लोगों को पता नहीं है कि किस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, किसमें कितना फ़ायदा होगा, उसको कैलकुलेट किया जाता है, अर्निंग पर शेयर या प्रॉफिट अर्निंग रेशियो क्या है, बहुत तरह से उसका कैलकुलेशन का तरीका है। होगा अगर तो हम इस पर भी एक वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन उसको
एक जनरल आदमी, लेमैन आदमी नहीं जानता है, लेकिन आपके पास 100 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, आप जानते नहीं हैं, तो रिस्क है, आप कहीं भी लगा देंगे तो म्यूचुअल फंड का वो काम है। ये सब आजकल बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कंपनियां म्यूचुअल फंड का एक अपना अलग डिपार्टमेंट है या अपना एक सब्सिडियरी उन लोगों ने खोल दिया है। वहाँ उन एक्सपर्ट्स बैठते हैं और वो आपके बिहाफ में वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। आपने जैसे 100 रुपया कर दिया, जैसे SBI म्यूचुअल फंड है, आपने उसको दे दिया, अब वो आपके बिहाफ में हो सकता है वो 100 रुपया में से 10 रुपया रिलायंस में इन्वेस्ट करें, 10 रुपया TCS में करें, 5 रुपया ONGC में करें। वो पूरा रिसर्च करेंगे और करेंगे। और ये फंड भी तरह तरह का होता है, ब्लू चिप कंपनी फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो वो स्पेसिफिकली उसी तरह के कंपनी में लॉन्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे जिस तरह का नाम है। तो म्यूचुअल फंड ये होता है, वो आपके बिहाफ में वो करते हैं। ये रिस्क इसमें कम होता है। आप खुद लगाएंगे तो उसमें अर्निंग भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो म्यूचुअल फंड इस तरह से काम करता है। तो ये जो IDBI म्यूचुअल फंड है, उसको अभी किस कंपनी ने फाइनली एक्वायर कर लिया है। तो इसका सही जवाब है LIC म्यूचुअल फंड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच इंग्लैंड क्रिकेटर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑन 29 जुलाई 2023। अभी हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर ने 29 जुलाई को सभी क्रिकेट के फॉर्म से रिटायरमेंट की घोषणा की है। सभी फॉर्म मतलब कि T20, टेस्ट मैच, ODI, सभी से। जो रूट, बेन स्टोक्स, स्टुअर्ट ब्रॉड या जेम्स एंडरसन, ये सभी इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। तो ये स्टुअर्ट ब्रॉड हैं, ऑप्शन सी। ये 37 साल के हो चुके हैं और इन्होंने 604 विकेट लिए हैं टोटल। बेसिकली ये पेस बॉलर है और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। और इनके बारे में आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत और इंग्लैंड का मैच था, जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के जड़े थे, लगातार 6 बॉल पर 6 छक्के जड़े थे एक ओवर में। यही स्टुअर्ट ब्रॉड के बॉल पर एक ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड यही है। विच इज़ द 4th हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। भारत का 4था हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, शौर्य चक्र या पद्मश्री। तो ये इसका सही जवाब है पद्मश्री, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। भारत का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है दैट इज भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। और वार टाइम में ये सिविलियन अवार्ड है। और वार टाइम में कहीं किसी कंट्री के साथ लड़ाई हो रही है, उसमें अगर वीरता के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र, उसके बाद होता है महावीर चक्र, उसके नीचे वीर चक्र। और शौर्य चक्र जो होता है, ये होता है कि पीस टाइम में कोई बहादुरी का काम अगर किया जाता है तो वो होता है शौर्य चक्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। हु इज द राइटर ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड बुक कारगिल एक यात्री की जुबानी। कारगिल एक यात्री की जुबानी एक किताब अभी हाल ही में रिलीज हुई है। इसका राइटर कौन है? अश्विनी मेहता, खुशवंत सिंह, ऋषि राज या अरुंधति रॉय। इसका सही जवाब है ऋषि राज, ऑप्शन सी। ये कारगिल वॉर जो 1999 में हुआ था, उसमें हमारे देश से करीब 527 सोल्जर्स शहीद हुए थे उसमें। उन सभी के बारे में इसमें लिखा गया है, एक तरह से उनके पूरे डिटेल्स है उसके बारे में, 527 सोल्जर्स के बारे में, ऑप्शन सी। नेम ऑफ द न्यू IECC इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स इनोग्रेटेड बाय द PM ऑन 26 जुलाई 2023। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स अभी हाल ही में इनोग्रेट किया गया दिल्ली में, दिल्ली के प्रगति मैदान में। उसका क्या नाम है? प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था 26 जुलाई को। उसका क्या नाम है? भारत मंडपम, इंडिया सेंटर, ग्लोबल स्टेज और PM मीटिंग हॉल। तो ये सही जवाब इसका है भारत मंडपम। ये एलिप्टिकल शेप का है, शंख के आकार का ये बनाया गया है और ये अपने आप में अनूठा है, बहुत बड़ा और बहुत मॉडर्न बनाया गया है ये। अभी G20 की जो सितंबर के 2nd वीक में मीटिंग होनी है, हेड ऑफ स्टेट की समिट होनी है, वो यहीं होगा। दूसरे देश के राज्याध्यक्ष या
राष्ट्राध्यक्ष जो भी होंगे 20 देशों के G20 के, वो सब भारत में जब आएंगे तो उनकी जो मीटिंग होगी, समिट होगा, वो इसी मंडपम, भारत मंडपम में होगा। पूरा मॉडर्न, ये दुनिया के किसी भी बड़े अच्छे से अच्छे इस तरह के सेंटर से भी अच्छा बनाया गया ये। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत मंडपम। दैट्स ऑल, थैंक यू।